नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। मुफ्त राशन एक बड़ा चुनावी हथियार बीते कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए बन चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब हम उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे थे, वहां पर बहुत सारे लाभार्थी ऐसे मिले जो महज इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सरकार पलट गई तो कहीं मुफ्त राशन, उस वक्त डबल राशन मिल रहा था, कहीं मुफ्त राशन बंद ना हो जाए। ये एक ऐसा डर या यूं का एक ऐसा लालच है जो तमाम ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ बांध कर रखता है, जिन्हें वास्तव में ऐसा लगता है कि मुफ्त राशन दरअसल उनके जीवन का एक बड़ा आधार बन गया है। इसके कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक असर भी दिखाई पड़ते हैं। नकारात्मक इस लिहाज से कह सकते हैं कि मुफ्त राशन एक ऐसा मुद्दा है जिसके पीछे तमाम दूसरे जरूरी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू यह है कि बीते 5-7 सालों में बुंदेलखंड से भूख से एक भी मौत की खबर नहीं आई। तो किसी भी चीज के, किसी भी काम के अपने फायदे, अपने नुकसान हो सकते हैं, लेकिन सियासी लोग नफा नुकसान वोट के लिहाज से नापते हैं। ऐसे में मायावती आजकल अपनी जनसभाओं में मुफ्त राशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर है। मायावती बार बार अपनी जनसभाओं में इस बात को दोहरा रही है कि मुफ्त राशन देकर भारतीय जनता पार्टी कोई एहसान नहीं कर रही है। इससे पहले हमने देखा कि तमाम चुनावी रैलियों में चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अपने मुफ्त राशन के वादे को बार बार दोहराते हैं और जरूर दोहराते हैं। वो कहते हैं कि आने वाले 5 साल के लिए मोदी की गारंटी है, लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। ऐसे में मायावती का ये हमला और ये मतदाताओं को आगाह करना कि आपके टैक्स के ही पैसे से सरकार आपको मुफ्त राशन दे रही है, कोई एहसान नहीं कर रही, लेकिन इसके बदले में जो कुछ मिलना चाहिए, जो कि बेहद जरूरी है, वो आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो क्या मुफ्त राशन इस बार भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और इससे सत्ता पक्ष को किस तरीके का लाभ हो सकता है और विपक्ष इसको लेकर के जिस तरीके से हमले कर रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, तो क्या मतदाता मुफ्त राशन के मुद्दे से अलग हटकर क्या दूसरे जरूरी मुद्दों पर मोटिवेट हो सकेंगे? आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आप उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ऋचा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रही हैं। ऋचा राजपूत जी, आपका बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज डिबेट की शुरुआत मैं दरअसल आपसे ही करना चाह रहा था। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। ऋचा जी, तो नमस्कार। जो मुफ्त राशन का मुद्दा है, जिसको लेकर के मायावती लगातार हमलावर है और वो कह रही है कि बहुत जरूरी जो मुद्दे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यकों के मुद्दे हों, दलितों के मुद्दे हों, किसानों के मुद्दे हों, रोजगार के मुद्दे हों, वो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। तो मैं अपने पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि अगर वो मायावती का वो बयान सुनवा सके तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन ऋचा जी, मैं आपसे जरूर ये सवाल लेना चाहूंगा कि क्या मुफ्त राशन के मुद्दे को आपने एक बड़ा चुनावी हथियार बना दिया? धन्यवाद मानस जी, बहुत बहुत आपने इस डिबेट में शामिल करने के लिए। सबसे पहले मैं उन सारे तमाम जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस गर्मी में निकलकर एक सरकार बनाने के लिए, जो सुशासन स्थापित करेगी, उसके लिए वोट देने आ रहे हैं। जैसा कि एक बयान मायावती जी ने बोला है कि जो एक मुफ्त राशन है, ये जनता को भटकाने के लिए है। तो मुझे बहुत मैं तो अभी इतना नहीं जानती हूँ जितना मायावती जी का अनुभव रहा है। हमारा भारत एक विकासशील देश है, हमारे भारत को विकसित देश की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो इस चश्मे से देखना कि नहीं, आवाज आ रही है हमारी आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है। जी जी। तो हमारे यहाँ जो ये 80 करोड़ की जनता है,
जिसने कोविड के समय में जिसको दिहाड़ी नहीं मिलती थी, जिसको मजदूरी नहीं मिलती थी, जो महिलाएं घरों में काम करके अपना पेट पालती थी, जिनकी ये दिहाड़ी बंद हुई है, जब दुकानें बंद थी, तो एक ऐसा समय था कि जो एक कहते हैं ना कि जिस देश के लिए ये मुफ्त राशन संजीवनी साबित हुआ है। और ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारें मुफ्त राशन, आवास, ये सब योजनाएं नहीं लाती थी, लेकिन समस्या केवल एक वही है कि जो मोदी जी की एक दूरदर्शिता थी, एक पारदर्शी योजना लाने की, आज के समय में भी वही राशन वही योजनाओं के तहत जा रहा है, लेकिन जनधन अकाउंट के माध्यम से, सबके खाते खुलने के माध्यम से, इस पारदर्शिता के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि शरद पवार जी कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनकी महाराष्ट्र में कई चीनी मिली की दुकानें थी, तो उनके समय का ही एक आंकड़ा है, 2012-13 में जो चीनी का दाम था वो 50 रुपए का था, और सरकार कितने का खरीदती थी किसानों से? 272 रुपए कुंटल खरीदती थी। और आज वर्तमान समय में वही किसान से सरकार खरीदती है 372 रुपए में, और चीनी कितनी है? 40 रुपए की किलो की। तो 10 रुपए सस्ता हम आज भी दे रहे हैं। तो अगर वो ये कहती है कि नहीं, इससे मुद्दे से भटका के हम लोग किसी और जनता को भटकाना चाहते हो, तो ये गलत है। अगर हमारे पास एक तरफ मुफ्त राशन का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ किसानों की चिंता भी है, दूसरी तरफ एक अयोध्या का राम मंदिर भी है, रक्षा के क्षेत्र में आज हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हम बड़ी से बड़ी मिसाइल दूसरे देशों को दे रहे हैं, जिसका कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। पर समस्या क्या है आज के टाइम पे कि बसपा के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पे नहीं उतरना चाहते। वो ये नहीं जानना चाहते हैं कि आज की जनता में लोगों को क्या चाहिए। वो अगर आज दूसरी सरकार भी होती तो इसकी क्या गारंटी है कि जो पैसा सरकार भेज रही है वो सीधे गरीबों के खाते में जाएगा। राजीव गांधी कहती थी कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी मंशा पैसा भेजने की नहीं थी, लेकिन जो बिचौलिए थे, जो पैसा खाते थे, उन्होंने कभी भी जनता तक वो चीज आने ही नहीं दी। आपके कांग्रेस के समय में कोल घोटाला हुआ, अगर आप बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठों को इस तरीके के प्रोजेक्ट देंगे तो जो टैक्स का पैसा जनता की भलाई के लिए आता है वो जनता को कभी नहीं मिल पाएगा। इन सब चीजों को खत्म करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये भटकाने वाला मुद्दा है, ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है जो भारत में, एक मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत की तारीफ यूके गवर्नमेंट ने करी है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये कहा है, एक आर्टिकल निकला है कि आप इस चीज पे रिसर्च करिए कि कैसे भारत ने कोविड समय पे इतना मैनेजमेंट तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से लोगों के घर तक अन्न पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि अगर विश्व में कहीं भी हमारे भारत की तारीफ हो रही है, लेकिन मायावती कह रही है कि राशन से नहीं, रोजगार से गरीबी दूर होगी। राशन देकर के तो एक तरीके से आप उनको कह सकते हैं कि उनको निष्क्रिय कर रही है। एक तरीके से आपको काम करने की जरूरत नहीं, मुफ्त का राशन मिल रहा है। तो राशन से बेहतर है कि आप रोजगार दीजिए लोगों को। जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, दरअसल वो पूरा नहीं हुआ, उसको लेकर के भी हमलावर है। तो मायावती जी के अनुसार उनको लगता है कि जिस घर में राशन आ रहा है वहां का व्यक्ति ने व्यवसाय बंद कर दिया होगा, या वहां के अगर एक छोटा सा घर है जिसके यहाँ दुकान चलाई जा रही है, उसने अपनी दुकान चलानी बंद कर दी होगी। मायावती जी को या फिर दूसरे विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी की अन्न की जरूरत को पूरा कर रहे हैं तो उसको वो मौका मिल रहा है। अगर किसी का पेट भरा है, कहते हैं ना जब आपका पेट खाली होता है तो आपके सोचने की क्षमता भी थोड़ी कम रहती है। अगर आपके कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है इस वजह से, जो केवल 2 टाइम के खाने के लिए परेशान होकर घर आते थे, जो जमा नहीं कर पाए थे, उस जमा पूंजी से आज के टाइम पे छोटे छोटे व्यवसाय शुरू हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मुद्दा मायावती जी उठा रही है वो चुनाव के समय का कोई बहुत सोचने वाला और जवाबदेह मुद्दा है। चलिए धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। धर्मेंद्र जी, क्या आप भी मायावती की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि राशन से ज्यादा जरूरी रोजगार है, जिससे लोगों की गरीबी दूर हो सके, लोग आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हो और देश के निर्माण में योगदान दे? मुफ्त राशन देकर के एक तरीके से लोगों को काम ना करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मानस जी, ये सही है कि मुफ्त राशन एक उपलब्धि के रूप में प्रधानमंत्री जी अपने आप को मंच से और चिल्ला चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं, जहां ये दावा करते हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं या हम दुनिया के में भारत का डंका बजा रहे हैं, ये नहीं बताते जीवन स्तर भारत के लोग कितना गिर रहा है। तो जो मिनिमम जो एवरेज प्रति व्यक्ति आय है उसमें भारत कई गुना पीछे है। और 2013 से जब आप तुलना करिए, जहां 63वें स्थान पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत
का स्थान था। आज मोदी जी के जब जो प्रोपोगंडा सरकार है उस दौर में 111वें स्थान पर हो गया। इस पर इनके पास जवाब नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर के मोदी जी 2014 से लेकर के 4 चुनाव, उत्तर प्रदेश के 2 चुनाव और 14 और 19 2 लोकसभा के चुनाव जो जीते हैं, वो महत्वपूर्ण मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य आदि आबादी की चिंता, इन पे मोदी जी की जबान बंद हो गई। महंगाई, ऋचा जी कह रही थी कि हम 100 रुपए गन्ना का मूल्य बढ़ा दिए। अरे सरकार 2013 से लेकर के महंगाई 2 गुना से लेकर 3 गुना तक, नहीं 2 गुना से लेकर के 3 गुना तक बढ़ी। आप बढ़ा करके एहसान नहीं किया आपने गन्ना किसानों पर। आपने गन्ना किसानों का भी किस तरह से चीनी मिले, अभी कुशीनगर चीनी मिल का एक पुर्जा नीलाम हो गया। नई चीनी मिल कितनी लगाई, उद्योग धंधे। प्रधानमंत्री जी कितना बढ़िया झूठ बोलते हैं। आज ही शायद अलीगढ़ में बोल रहे थे कि योगी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद से जितना औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश, उतना अकेले की सरकार में। हमारी बहन ऋचा जी यहाँ, मैं जरूर कहूंगा आप मानस जी, आप इनसे पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश के 5 या 2 उद्योग धंधे ऐसे बताएं जो योगी जी की सरकार में जिसका शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ और उसमें इनके कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कितने, आंकड़ा जरूर दे दे कि कितने लोग नौकरी दे दी। आपने तो ठग लिया। नौजवानों को जब रोजगार का वादा किया और नौजवानों को अग्निवीर का झुंझुना पकड़ा दिया। मानस जी, बड़ी चिंता की बात है कि देश के तमाम संस्थानों में जहां लोग नौकरियां करते थे, नौकरियों के माध्यम से अपना परिवार, गांव की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते थे, वह हर जगह वो मैन पावर सप्लायर कंपनियों को, अपने ठेकेदारों को काम दे दिया। और इस शोषण की ये स्थिति है, ईमानदारी से राजनीति से हट करके, तो उनको जो है उनसे पैसा लेकर के उनको नौकरियों पे रखा जाता है और फिर साल भर में एक बार जैसे कोई पेड़ लगा के हिला दिया जाता है, जड़ लगी कि नहीं, और उनको जब होता निकाल दिया जाता है कि जाओ तुम्हारा काम हो गया, और दूसरे का शोषण करेंगे। जो स्थिति गांव के अंदर और गरीबों के अंदर है, आप जहां दुनिया से तुलना की बात कर रहे हैं, जब आप उनको नौकरियां नहीं देंगे, उनका जीवन स्तर नहीं उठाएंगे, तो 5 किलो राशन से अपने बच्चे पढ़ाएंगे। 5 किलो राशन से जो कॉम्पिटिटिव युग है, जो आईएएस, सिविल सर्विसेज और कोचिंग संस्थान, जो शैक्षिक संस्थान इतने महंगे महंगे हैं, वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे कैसे कम्पीट करके उनसे जा करके लड़ेगा। बड़ी दयनीय स्थिति गांव की बना रखा है मोदी जी ने। जब इनसे सवाल करिए किसान की, इन्होंने वादा किया था किसान की आय दोगुनी करेंगे, उस पर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की जबान नहीं खुलती कि आखिर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई। 25 ऐसी जगहों आसपास, अभी यही आपको दिखा दूं, कहीं भी किसी भी गांव में टोटी से नल नहीं आ रहा है। लेकिन उसके पहले भी मानस जी, एक बार मायावती जी को सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं मायावती जी को कि वो कह क्या रही हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, आज जरूर दिखाइएगा कि उन्होंने कहा कि जितना आजादी के बाद से रोजगार लगा था उतना योगी की सरकार में अकेले लगा। इसको जरूर लगाइए, दिखाएगा, उसको वेरीफाई करिएगा। इस क्षेत्र की जो फसल है, जो कारोबारी लोग हैं, जब हमारी पार्टी पावर में थी तो हमने इस मामले में पूरा ध्यान रखा है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस चलिए, थोड़ा सा ऑडियो, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम कम था, लेकिन फिर भी जितना समझ पा रहे हैं, जिस तरीके की रेडियो उनके भाषण सुन रहे हैं, ये बात पूरी तरीके से समझ में आती है ऋचा जी कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाओं को लेकर के मायावती हमलावर हैं। जो अभी तक हम लोग कहते थे कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की भी टीम है, लेकिन चाहे वो उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे, उसमें जिसने देखा कि कई जगह वो बीजेपी को डैमेज कर रही है। और खास तौर से अब आपकी उन योजनाओं को जो आपका बड़ा वोट बैंक, एक नए किस्म का वोट बैंक जिसको हम लोग मीडिया में लाभार्थी वोट बैंक कहते हैं, उस वोट बैंक को लेकर के मायावती पूरी तरीके से मुखर और लगातार आपको निशाने पे ले रही है।
जी, देखिए बी टीम और सी टीम तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी नेता अपना जनता के बीच में नहीं जाएगा, जनता उसको नकार देगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी पार्टी हो। दूसरा, मेरे समाजवादी प्रवक्ता भाई ने बोला है, मैं उनकी बातों के कुछ आंकड़ों के अनुसार जवाब देना चाहती हूँ। एक तरफ तो आप हंगर इंडेक्स में भारत को नीचा दिखाते हैं कि भारत के, और एक तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को फ्री राशन मिल रहा है। तो हंगर, मेरी बात पूरी हो जाने के बाद बोलिएगा, जब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे मानस भैया ने भी बोला कि यहाँ पर अगर सबके पेट में अन्न जा रहा है तो अन्न मिल रहा है, कोई भूखा पेट नहीं सो रहा है, ठीक है? पहली चीज। दूसरा, हम आपको थोड़ी एक महंगाई दर की जानकारी बताना चाहते हैं। आपको पता है कि आज तक जब भी भाजपा सरकार रही है, कभी भी महंगाई दर 2 डिजिट में नहीं आई है। और कांग्रेस की सरकार 2011-12 में जब थी तो महंगाई दर 2 डिजिट में थी, यानी 11% थी। जब पूरी दुनिया जब खाद्यान्न संकट से गुजर रही थी, जब यूक्रेन का युद्ध हुआ है, तो अमेरिका में पता है ये दर कितनी थी? 2 डिजिट में 25%। गेहूं और चावल के दामों के आपको रेट पता है? जो हमारी सरकार मुफ्त में दे रही है, दूसरे देशों में उसका हाहाकार मचा हुआ है। आपको देखो, भाजपा का विरोध सही लगता है, लेकिन जब आप अपने देश का विरोध करते हैं, कष्ट तब होता है। अब बात आती है आपके समाजवादी पार्टी की, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, बेरोजगारी। भैया, बेरोजगार ना आज के तारीख में केवल सपा और कांग्रेस का केवल कार्यकर्ता हुआ है, बस। आपके कह देने से नौकरी नहीं मिली है, लोग परेशान है, तो ये नहीं। सरकार आने के लिए जिस लेवल का तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी ने किया, आज तक तो ये तुष्टीकरण किसी ने नहीं किया है। आपने 12वीं पास शिक्षा मित्र जो 3,000 की नौकरी करते थे, उनको उठा के केवल इसलिए क्योंकि आपको एक विशेष समुदाय वोट दे दे, विशेष जाति वोट दे दे, आपने उनकी तनख्वाह 30,000 से ऊपर कर दी थी। इसमें मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, सारी चीजें गूगल पे उपलब्ध है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी सरकार जो भी करके गई, आप कह रहे हैं कि आप कहीं भी दूर तक देख के बताइए क्या विकास हुआ। आप अपने 2 किलोमीटर चल के चले जाइए भाई साहब, आपको भाजपा की कोई ना कोई सड़क, कोई ना कोई हाईवे बनता दिख जाएगा। 37 किलोमीटर हर दिन सड़क बन रही है, ये छोटी उपलब्धि नहीं है, विश्व रिकॉर्ड है भैया। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। केवल लखनऊ को सैफई से जोड़ देना, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसको विकास नहीं कहते हैं। एक समय था जब सैफई में 7-7 करोड़ रुपए आप लोग एक अभिनेता को देते थे, केवल उसका नृत्य देखने के लिए। तो क्या ये पैसा अखिलेश यादव जी अपनी जेब से देते थे? तब आपको महंगाई दर नहीं याद आई? जब एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे और उधर दूसरी तरफ सफाई का महोत्सव चल रहा था, तब आपको नहीं याद आया कि महंगाई दर क्या है और किसके टैक्स से पैसे से ये जा रहा है? जब मुजफ्फरनगर दंगे पे आपने वहां के डीएम को, कप्तान को केवल इसलिए हटा दिया क्योंकि एक जिसने सचिन गौरव को पीट के मार दिया वो मुस्लिम पार्टी थी। तो आपने जो तुष्टीकरण किया है वो छोड़िए, आज आप अयोध्या का विरोध करते हैं, कहते हैं शंकराचार्य का सम्मान नहीं किया। अरे आपकी सरकार ने तो शंकराचार्य को नजरबंद करके जेल में रखा है। कभी ये भी तो जनता को बताइए ना। हम लोगों केवल ये नहीं है कि आप हम राम के नाम पे जीते, राम के नाम पे तो दुनिया चल रही है भाई साहब। तो ये जो चरणों के चुनाव है ना, ये सब राम जी के चरण में होने हैं। लेकिन आपने जिस लेवल का जनता को दुखी किया है धर्म के नाम पे, आपकी पार्टी के खुद के लोग कह के जा रहे हैं, गौरव जी कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर ये कहते थे कि मैं तुम्हें नेता इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि तुम धर्म को लेके बात करते हो, आपकी धर्म की सोचने की दृष्टि ठीक नहीं है। तो हम लोगों को तो आपके ही कार्यकर्ता आके बता रहे हैं कि आपकी पार्टी, आपके आप पल्लवी पटेल जी, दारा सिंह चौहान जी, क्या ये छोटे कद के नेता थे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी छोड़ के क्यों चले गए? तो आप लोग यहाँ पर मेहनत करने से अच्छा, मुझे लगता है जमीन पे आज आपके प्रत्याशी को कन्नौज में, पश्चिम के क्षेत्रों में कोई पहचान नहीं रहा है। क्योंकि इसलिए आपको नहीं पता, क्योंकि आप जमीन पे नहीं उतर रहे। एक आपका बैनर नहीं दिख रहा, एक आपकी गाड़ी नहीं, एक आपका कार्यकर्ता नहीं, एक आपका बस्ता नहीं। इस समय पे कांग्रेस का बस्ता लगाने वाले कार्यकर्ता भाई साहब जमीन पे नहीं है। लेकिन आपने 17 सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दी है। समाजवादी पार्टी का इतना आधार नहीं बचा कि आप अपने जन नेता को टिकट देके आगे बढ़ाते। लेकिन वही समस्या आपके संग है, जातिवाद, परिवारवाद, माफियावाद से बाहर नहीं आएंगे तो दुनिया आपको एक जैसे चलिए हंसती दिखाई देगी। डॉक्टर ऋचा जी एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुन लेते हैं, क्योंकि मैं आपके पास ही धर्मेंद्र जी आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन लेते हैं। आज ही उन्होंने एक रैली में बसपा को और बाकी विरोधी दलों को जो जवाब दिया, सुन लेते वो कह क्या रहे हैं। कांग्रेस के लोग, सपा बसपा के लोग गरीबों के अकाउंट में डकैती डालते थे, इसीलिए जनधन अकाउंट नहीं खोलने देते थे, इसीलिए रसोई गैस के लिए तरसाते थे, इसीलिए किसान आत्महत्या करता था, क्योंकि किसान सम्मान निधि जैसी योजना नहीं थी। गरीब सर्दी में ठिठुरने के लिए मजबूर होता था और बरसात में भूखों सो जाता था। क्या स्थिति थी? 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए,
12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया। और मोदी जी ने कहा है जो बचे कुचे हैं अब कार्य इस तीसरे कार्यकाल में उन सबको भी हम सिचुएट करेंगे, पूरी तरह हर व्यक्ति को सुविधा का लाभ देंगे। आपने देखा होगा कोई भेद नहीं किसी के साथ, न किसी की जाति, न किसी का मत, न किसी का मजहब, कोई चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं। योजनाओं का आधार सबका साथ और सबके विकास के आधार पर है। तो धर्मेंद्र जी, आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ही सांस में दर्जनों योजनाएं गिना दी उन्होंने कि कितने 12 करोड़ लोगों को, किसानों को किसान सम्मान निधि भी मिल रही, 4 करोड़ लोगों को आवास भी मिल गया, करोड़ लोगों, लाखों लोगों को राशन भी मिल रहा है। आप देख रहे एक धारा प्रभाव, उन्होंने तमाम सारी योजनाएं गिना दी और ये डाटा है और आमतौर पर वो हर जगह दोहराते हैं। तो आपने मायावती जी को भी सुना। अब अगर सरकार कल्याणकारी योजनाओं में धन खर्च कर रही है जिसका फायदा आम जनता को ही मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है आपको? मानस जी, हमें दिक्कत नहीं। सवाल हमारी बहन ऋचा जी अभी उठा रही थी, दंगे की बात कर रही थी, लेकिन मणिपुर पर प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता की जबान नहीं खुलती, जल रहा है, पूरा आग लगी हुई है। हमारी बहनों के साथ किस तरह का अत्याचार वहां हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताएंगे किसकी सरकार है। हरियाणा में दंगा हुआ, किसकी सरकार है? दिल्ली में दंगा हुआ, किसकी सरकार थी? मैं उस पर नहीं, मैं आता हूं मूल मुद्दे पर। महंगाई की बात कर रहे थे। अरे सिलेंडर आपने दिया तो सिलेंडर क्या स्थिति थी? 410 रुपए का सिलेंडर 1103 रुपए हो गया। इस पर प्रधानमंत्री जी और मोदी जी नहीं, योगी जी नहीं बोल रहे हैं कि क्यों इतना महंगा हो गया, गरीब कहां से देगा? उस 5 किलो राशन से सिलेंडर कहां से भराएगा? वो शोरूम के लिए दिया है कि उसको सजा के रखे। आटा 10 रुपए, 210 रुपए 2013 में था, 410 रुपए हो गया। दूध 30 रुपए था, 66 रुपए हो गया। देसी घी 300 रुपए था, 675 रुपए हो गया। सरसों तेल 52 रुपए था, 3 गुना 150 रुपए हो गया। 80 रुपए के रहल दाल 210 रुपए, पेट्रोल 66 रुपए का 97 रुपए, 52 रुपए डीजल, 90 रुपए। और प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि उस देश का रुपया गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो, सरकार गिरी हुई हो, कमजोर हो। और भारत का ऐतिहासिक रूप से रुपया गिर गया। अब प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं कि क्यों गिर गया। हमारी बहन ऋचा जी कह रही थी दुनिया से हम महंगाई की तुलना करेंगे, दुनिया से महंगाई की तुलना करेंगे तो दुनिया में तमाम देशों में 1 घंटे का मिनिमम वेजेज $7 है। $7 का लगभग 600-700 रुपए हुआ। और हिंदुस्तान के अंदर दिन भर मनरेगा की मजदूरी आप लोग बढ़ा नहीं पाए, 230 रुपए है। तो दुनिया की महंगाई से तुलना करनी हो तो नौकरियों, जॉब और उनको जो पैसा मिलना है मिनिमम वेज तो आप बढ़ाइएगा, तब तो तुलना कर पाएंगे। कि केवल आप महंगाई की तुलना अमेरिका और ब्रिटेन से करेंगे और पैसे की तुलना जो है दुनिया के सबसे गरीब देश से करेंगे। हंगर इंडेक्स में हम नहीं बनाते। दुनिया का जो आकलन होता है कि भारत 63वें से 111 गिर गया, तो मोदी जी का 56 इंची सीना कहाँ गया? अगर गरीब के पास पैसा पहुंच रहा होता, रहने का की सुविधा, खाने की सुविधा होती, उनको पर्याप्त संसाधन मिल रहे होते, तो आप ऊपर आते, नीचे नहीं गिरते। लेकिन झूठ से फुर्सत ही नहीं है। और चुनाव हो, बस 30 सेकंड मानस जी, 30 सेकंड मानस जी, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लूं। भाई जिस तरह से जब चुनाव, आप पुराने मुद्दों को, कांग्रेस ने क्या किया, पिछली सरकारों ने क्या किया, उस पर 4 बड़े चुनाव जीत चुके हैं, डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार बना चुके हैं। अब जो 2024 में चुनाव हो रहा है तो जनता पूछ रही है कि जिन पर लाठियां चली, जिनके सामने कीलें ठोकी गई, वो कौन थे? वो क्या इस देश के लोग नहीं थे? जो वो अग्निवीर योजना के नाम पर जिनको ठगा गया, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियों का रोजगार देने का वादा करके, वो इस देश के लोग नहीं थे? ये जवाब मांग रही जनता। वो जो स्विस बैंक से काला धन लाने वाले थे, वो बॉन्ड में किस तरह से भ्रष्टाचार किए, ईडी सीबीआई जाती है और तो और अगले दिन भारतीय जनता पार्टी खाते में पैसा ही जमा नहीं हो जाता। उन कंपनियों से चंदा ले लिया जाता है जिनके सिंबल 7 बार फेल हुए हैं। और जीवन रक्षक दवाएं, दिल की बीमारी की, दिमाग की बीमारी की, कोविड की बीमारी की, जिनके सिंपल लगातार फेल होते रहे और लगातार उनसे भारतीय जनता पार्टी चंदा लेकर के उनकी दवाओं को बिकवाती रही, आम जनता मरती रही। कोविड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। कोविड में सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से लाशें गंगा जी में बिना उनके रीत रिवाज और उसके ऑक्सीजन के बगैर लोग
मायावती ने मुफ्त राशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उनके संकल्प पत्र को निशाने पर लिया। उनका कहना है कि मुफ्त राशन से अच्छा है कि रोजगार दिया जाए। हालांकि उसमें एक अजीब सी बात यह भी थी कि मायावती जब भारतीय जनता पार्टी को कोस रही थी तो इंडिया गठबंधन को भी उन्होंने बराबर से कोसा, कोई उसमें कमी नहीं बाकी रखी। उन्होंने कहा कि आप लोग भी पूंजीपति हैं और एक परिवारवादी पार्टी है सपा और आप पूंजीवादी पार्टी है। लेकिन जो उनका मूल सवाल था कि रोजगार देना बेहतर होता बजाय राशन देने के। और योगी जी को अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि, 4 करोड़ लोगों को पक्का आवास, लाखों करोड़ों को मुफ्त राशन, ये तमाम सारी योजनाएं हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये जो मुफ्त राशन है, जो पक्के आवास हैं या शौचालय, इन तमाम योजनाओं को हथियार बना करके उसका चुनाव में भरपूर इस्तेमाल किया, और इस वजह आपको लगता है, ऐसा विपक्ष को लगता है कि ये मुद्दा कारगर इसलिए आप लोग निशाने पे ले रहे हैं तमाम योजनाओं? मनोज भाई नमस्कार। आपने के सवाल के दो पहलू हैं। सबसे पहले मैंने जो आपने आखिरी सवाल किया उसका मैं जवाब देना शुरू करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो इस देश की जनता और आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं माना जी, और मेरी बधाई आप लोग स्वीकार कीजिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल बयान दिया और पूरे देश ने उस बयान की भर्त्सना की, कड़ी निंदा की, और आप सब लोगों ने आज फिर भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे पे खींच के ले आए, तो आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। इस देश की जनता बहुत बधाई की पात्र है कि जिस तरीके से कल का चुनाव अगर आपने देखे, पूरा दिन शाम तक से मोदी जी का हिंदू मुसलमान के ऊपर दिया गया बयान, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव का रुख फिर से एक बार अपने पुराने स्ट्रेटेजी की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस देश की जनता ने जिस तरीके से उसको मानने से इनकार कर दिया, उसको रेजिस्टेंस, जिस तरीके से रेजिस्टेंस किया, इसके लिए पूरे देश की जनता बधाई की पात्र है। फिर उन्होंने महिलाओं की मंगलसूत्र तक पे सवाल उठा दिया। आप समझिए कितना पवित्र चीज है मंगलसूत्र। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको भी नहीं छोड़ा, लेकिन हम सब आप लोगों को बधाई देते हैं, देश की जनता को बधाई देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को आज एक बार फिर से मुद्दों की तरफ आप लोग खींच के ले आए, और एक बार फिर योगी जी आज मुद्दों की बात कर रहे थे। लेकिन वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने वादे क्या किए थे। अब आप बताइए मानस जी, 2014 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। अब ये सवाल पूछना जायज है कि नहीं, कि दिया कि नहीं दिया? ऋचा जी बैठी है, बता देंगी। अभी 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में देने का वादा किया था, मिला कि नहीं मिला ये ऋचा जी बता देंगी। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, हो गई क्या दुगनी? किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था, क्या हो गया? क्या एमएसपी मिल गया क्या? अलबत्ता जिस तरीके से मानस जी महंगाई को लेके इन्होंने कहा था, हम बहुत हुई महंगाई की वार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई की हालत देख लीजिए, 400 का सिलेंडर 1100 में मिलने लगा। पेट्रोल डीजल का रेट क्या हो गया है? डॉलर और आईएनआर की वैल्यू क्या हो गई मानस जी? तो बहुत प्रश्न खड़े हुए हैं। सिर्फ ये इधर उधर की बातें जनता सुनने को तैयार नहीं मानस जी। इस वक्त इनसे ये सुनना चाह रही है कि जो इन्होंने 2014 में वादा किया था उसका हिसाब दीजिए अब आप आके। तो इधर उधर की बात, कभी यहाँ की बात, कभी उधर की बात ये करने लगती है। अब मैं आता हूँ मायावती जी के बयान के। निश्चित रूप से मायावती जी का बयान बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि राशन तो एक व्यवस्था है, गरीबों को वो मिलता है, वो मिलता रहना चाहिए, लेकिन रोजगार की जो लाइन खत्म हो गई थी मानस जी, वो रोजगार की लाइन शुरू करने का प्रण कांग्रेस पार्टी ने लिया था। पहले मानस जी एक व्यवस्था कायम थी कि जो गरीब लोग थे उनको राशन भी मिलता था, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी ने उसका प्रचार नहीं किया, या झोला ऐसा नहीं बनाया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की कम से कम उनको फील नहीं कराया गया कि आप गरीब लोग हो, उनको होगा। लेकिन ये व्यवस्था माना जी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके लाइन वो व्यवस्था इन्होंने। चलिए तमजीद साहब, आपकी आवाज में क्या लग रहा है कि आप नेटवर्क पे नहीं है। ऋचा राजपूत जी, मैं चाहूंगा आप जल्दी से तमजीद भाई और धर्मेंद्र सिंह की बातों का जो आरोप है उस पर जवाब दे दीजिए। आज का टाइम तो कांग्रेस और सपा के लिए ऐसा हो गया है कि इन्होंने ना 4 मुद्दे गिन लिए हैं। सारे प्रवक्ता बैठते हैं, लाइन से बोलते, बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर, बस खत्म। ऐसा लगता है सुबह उठते हैं, ये 4 लाइनें पढ़ते हैं, चले आते हैं। जनता के बीच में जाके ये नहीं पूछते हैं कि जनता क्या सुनना चाहती है। चलिए मैं आपको मणिपुर के बारे में जवाब देती हूँ। आपके लखनऊ में पहले जब आपकी सपा की सरकार थी, आशियाना एक जगह है लखनऊ में, वहां एक रेप हुआ था और आपकी नाक के नीचे हुआ था। आप लोगों ने शामिल होने वाले लोगों को छुड़वाया था। तो आप लोग तो महिलाओं के सम्मान की बात और अपनी आंख बंद करने की बात नहीं करें, ठीक है? और दूसरी चीज, नहीं मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ। जो मायावती जी का जिक्र चल रहा है ना, इनकी अस्मिता
को लूटने का प्रयास आपकी समाजवादी पार्टी ने किया है, और बचाने वाले हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे। तो कभी आपने इसकी भर्त्सना करी? नहीं करी होगी। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो आपका वो इतिहास रहा है कि रेप क्या होता है, वो तो लड़कों से गलती हो जाती है। दूसरा, आप किस तरीके से भारत के लोगों को गरीब दीनहीन दिखाया करते हैं। मतलब आपको आज गर्व नहीं होता कि सड़क में एक भीख मांगने वाला आदमी जीपे लेके कहता है कि भैया 10 रुपए जीपे कर दो। आपने कभी कल्पना की थी ऐसी भारत की कि सब्जी लेने जाएंगे और आपके फोन से वो जीपे करके वो लेगा, पैसा लेगा। इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड की बात करते हैं। चलिए, आपके ये कांग्रेस ने ही शुरुआत करी थी कि चलो जो भी चुनाव लड़ेगा वो चंदा लेगा पार्टी से। ये कोई नया तो है नहीं है कि अपने मन के प्रत्याशी को लड़ाने के लिए जनता आपको पैसा देती है, आपको चुनाव लड़वाती है। क्योंकि चुनाव लड़ना केवल धन्ना सेठ और परिवार वालों के फोटे की चीज नहीं है कि जिनके पास पैसा है वही चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो आपकी कांग्रेस ने ही कभी मैगजीन के माध्यम से चंदा लिया, कभी आपने आज आप टाटा अंबानी को गाली देते हैं, और इन लोगों ने तो आपकी कांग्रेस को ही चंदा देके इतना बड़ा बनाया है। पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको मिले 6,000 करोड़। लेकिन जिनका कोई आधार नहीं है उनको आप देखेंगे तो उनको मिले हैं 13,000 करोड़ के ऊपर से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इसका जवाब तो आप दें कि आपको ऐसे कौन से लोग हैं जो अभी भी चंदा दे रहे हैं। क्या वो भारत की सुरक्षा के लिए सेंध नहीं है? दूसरा, आप क्या बात करते हैं, आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, तो आपको क्या लगता है कि भारत में रह के जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे उनको हम बाहरी घोषित नहीं करेंगे? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा बोलेंगे, उनको हम क्या यहाँ पर बैठ के रोटियां खिलाएंगे? जो आपके बॉम्बे बम ब्लास्ट में शामिल होंगे उनके संग चाय पिएंगे? दुनिया ने देखा है कि आपने क्या किया है। और कहते मुखर होके मत बोलो। आज आप राम मंदिर बनने के लिए विरोध करते, बोलते ये हमारा काला दिन है। आपने किस संप्रदाय को खुश करने के लिए वहां पर शिरकत नहीं करी? और आप क्या क्या बात करते हैं कि देखिए, जो भारत में रह के राष्ट्रद्रोह करेगा, राष्ट्र का विरोध करेगा, उसके साथ यही बयानबाजी की जाएगी। और भारत इस समय इतना मजबूत हो चुका है कि चाहे वो पड़ोसी देश हो, चाहे वो दूर के देश हो, आज भारत जिसके साथ खड़ा है पूरा विश्व उसके साथ खड़ा होना चाहता है। लेकिन आपको समस्या ये है ना, क्योंकि अब आपका वो संप्रदाय आपसे दूर हट रहा है जिनको आप केवल दंगे कराने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो लोग आपसे कटना शुरू हुए। और आप ये मत सोचिए कि यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है वो भाजपा समर्थक नहीं है, पूरा भाजपा समर्थक है। जिसको योजना मिल रही है वो मोदी जी की तारीफ कर रहा है, जिस बहन को 3 तलाक से मुक्ति मिली है वो मोदी जी को वोट कर रही है, जिस बहन को सम्मान मिल रहा है, जिसको सुरक्षा मिल रही है, जिसको योगी जी की गारंटी मिल रही है, वो वोट दे रही है। चलिए, जवाब दिए धर्मेंद्र जी। उसके बाद तमजीद भाई, हाँ आप धर्मेंद्र जी, मानस जी देखिए मानस जी आप पूरे इनकी भाषण सुननी होगा। ऋषि जी की इन्होंने लंबा स्पीच दे दिया, लेकिन अपने 2014 के वादों के बारे में ये बोलने की स्थिति में नहीं है। किसानों की आय दीजिएगा तो आपके मैनिफेस्टो अपने मैनिफेस्टो को कंपेयर कर देंगे तो बोलने लायक नहीं बचेंगे। कंपेयर अभी मत कीजिए, मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ। 2 मिनट रुकिए, मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ। इनका मैनिफेस्टो जो है मानस जी, जो 2014 में जो इन्होंने मैनिफेस्टो दिया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, एमएसपी दे देंगे। 2024 में आते आते उन्होंने पूरे अपने मैनिफेस्टो को मान लिया कि वो झूठ का पुलिंदा था। अब ऐसी कोई बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं मिलेगी, ना तो इनके मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात मिलेगी कि मैनिफेस्टो के अंदर कहीं पे भी लिखा हो कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो एक तरह से कम मानस जी इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी ने एक दस्तावेज जारी कर दिया और उस दस्तावेज जारी करके इन्होंने कहा कि नहीं 2014 में हमने झूठ बोला था, 2 करोड़ रोजगार हम नहीं दे सकते हैं, 15-15 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं, किसानों की आय दुगनी नहीं कर सकते हैं, महिलाओं को न्याय नहीं दे सकते हैं, अत्याचार बंद नहीं कर सकते हैं, बेरोजगारों को अगर आएंगे रोजगार मांगने के लिए तो हम उनको लाठियां देंगे। इस देश की बेटियां अगर अपने हक और हुकूक के लिए, जो हमारा देश का मान मर्दन ऊंचा करती है, जब उस देश की बेटियां जब जंतर मंतर पे जाके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है तो उनको दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाठियों से पीटती है। इस देश के बच्चे जब आरओ परीक्षा को लेके सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस जो है उनको लाठियों से पीटती है। ये हालत कर रखी। किसान जब जाके नोएडा से दिल्ली की तरफ मुंह करता है तो किसानों के सामने वो कील ठोकने का काम करते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो इस समय घर घर का मुद्दा बन गया। मानस जी, निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जो हालत है भारतीय जनता पार्टी की, इस देश की दिशा एक बार फिर इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल एक नाकाम कोशिश की, और निश्चित रूप से ये मैं कहना चाहूंगा कि उस नाकाम कोशिश करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल चुका है कि एक करारी हार उनके सामने खड़ी हो रखी है और कोई इनको बचाने वाला नहीं है। तो फिर से एक बार फिर से उसी मंदिर मस्जिद ये सब सुनने को देश तैयार नहीं है। देश इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से ही सुनना चाह रहा है कि रोजगार का क्या करोगे भाई,
आपने किसानों को जो आय दुगना करने के लिए क्या किया था उसका क्या किया भाई? आपने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए किया था, आप उनके मंगलसूत्र पे आप बयान देना शुरू कर दिए, उस पे क्या करोगे भाई? ठीक है तमजीद भाई, चर्चा को ही समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसील से जवाब दिया। ऋषा राजपूत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। और हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी से, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे मायावती के मुफ्त राशन को लेकर किए गए सरकार पर हमले की, और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मुफ्त राशन जो एक बड़े चुनावी हथियार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, दरअसल इसका कोई फायदा होने वाला भी है या नहीं, क्योंकि राशन के साथ साथ रोजगार को भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है। चलिए चर्चा को ही विराम देते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।